हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आ गया हूं आपके लिए एक और चैप्टर लेकर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पहले पढ़ा है, अब हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। आज की छोटी सी ज्ञान की बात जरा सुन लो कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बच्चों, अगर आपने कोई काम किया, लेट्स सपोज, और आप उसमें असफल हुए और आपने सोच लिया कि यार मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो आपका वाकई में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप काम में असफल हुए लेकिन फिर भी आपने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी इस बार सफल नहीं हुआ ना, एक और ट्राई मारूंगा, एक और ट्राई मारूंगा, तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस दिन आपने मन में सोच लिया कि यार मैं हार गया बस, तो फिर आप वाकई हार गए। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं, मन के जीते जीत, मैं तो जीतूंगा, तो भले इस बार आप हार गए हो, अगली बार आप शायद जरूर जीतेंगे। अगली बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम जीतेंगे, मगर जीतेंगे, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, तो बात छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है इसका। ठीक है, तो चलिए हम भी हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इस चैप्टर की। देखो है क्या बेसिकली इस चैप्टर में बच्चों, बहुत सी बार हमारे को क्या होता है, हाइट्स निकालने की जरूरत पड़ती है या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, किसी टावर की हाइट निकालनी है, या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज में लेते हुए वो चीज फाइंड कर सकते हैं। हाइट हो चाहे दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हो, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से किस तरह से हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये यही कह रहा है यहां पर कि कभी कभी हमारे को हाइट और डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, कभी कभी हमें हाइट और डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ती है, हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ। जैसे कि तो हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं, फ्लैग हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हो गया, है ना, बिल्डिंग्स हो गई, टावर हो गई, या कोई लॉन्ग ट्री हो गया, या लैडर हो गया, इन सबकी हाइट जब हमें निकालनी हो तो उसको हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं, ये हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस चैप्टर में दो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंगल, दो एंगल है। फर्स्ट एंगल जो है बच्चों वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, पहले हम एलिवेशन को समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। बच्चों यहां जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं, खुद से एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद में बात करूंगा। ठीक है, आप मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखो, पीछे क्या लिखा है अभी मत सुनो, बस मेरी तरफ देखो। देखो मैं इस वक्त यहां पर खड़ा हुआ हूं, ठीक है, सरफेस पे खड़ा हूं। अब मेरी कुछ ना कुछ हाइट है फिलहाल, ठीक है, मेरी कुछ हाइट है, जैसे 6 फीट से थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो आप 6 फीट भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी आइज कहां पर है, यहां पर। तो मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को एकदम एकदम मेरी हाइट के अकॉर्डिंग देखूंगा, तो मैं एकदम स्ट्रेट ये देखूंगा, तो मेरे आंखों से लाइन ऑफ साइट जिसे हम कहते हैं, जो मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं अभी। और एक चीज जो है कि मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लूं, जैसे जहां जिस सरफेस पर मैं खड़ा हुआ हूं, अगर मैं मेरी आइज से भी उसी चीज को लूं, तो मेरी आइज से एकदम सीधी लाइन इसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मेरी हाइट से कुछ हाइट ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स सपोज कोई टावर है। ठीक है, कोई मोबाइल फोन कंपनी का टावर है। ठीक है, नेटवर्क जो हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे एयरटेल का, वोडाफोन का, किसी का भी टावर मान लो आप। ठीक है, उस टावर का जो टॉप पॉइंट है, मैं उसे देख रहा हूं यहां से खड़ा होकर इस तरह से। ठीक है, तो मैं जब इस तरह से देख रहा हूं तो मेरी आईज देख रही है उसको। ठीक है, तो मेरी आईज और उस टावर के टॉप पॉइंट के बीच एक लाइन हमने, इमेजिनरी लाइन हमने एक ड्रॉ करी। ठीक है, और जो मैं खड़ा हुआ था तो मेरी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल भी मैंने मेरी आंखों से एक लाइन ड्रॉ करी। तो उन दोनों इमेजिनरी लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, समझना बात को, जो एंगल बन रहा है वही एंगल क्या है यहां पर, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना वो मेरी हाइट से, यानी कि मेरी आइज से ज्यादा हाइट पर होना चाहिए। समझ रहे हो बात। जैसे मैंने खुद ने बताया कि मेरी हाइट 6 फीट है मान लो, है ना। अब टावर की बात कर रहा हूं तो टावर तो ऑब्वियसली मुझसे लंबा ही होगा, है ना। टावर की हाइट कुछ भी मान लीजिए 100 फीट या जो भी हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरी हाइट से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी हाइट ये है। अब मैं हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, तो मेरी आइज का ये लेवल है। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूं तो मैं यूं कर रहा हूं, ऊपर देखूंगा तो वो मेरी ये वाली जो लाइन है, ठीक है, समझ रहे हो बात। अभी मैं इनका सबका नाम दूंगा, मैं अभी आपको कोई टेक्निकल टर्म में जा ही नहीं रहा हूं,
जा ही नहीं रहा हूं, अभी सब चीजों के टर्म है, इस लाइन का क्या नाम है, उस लाइन का क्या नाम है, सबके नाम होते हैं, मैं बताऊंगा। मैं आपको बस एक जनरल बात बता रहा हूं, जनरल डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो मेरी आईज के पैरेलल में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो उस ऑब्जेक्ट के साथ में देखने के लिए मुझे जो मेरी आईज को शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ जो मेरी आईज की इमेजिनरी लाइन है, उन दोनों लाइंस के बीच के एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां समझो, देखो क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू द ऑब्जर्वर्स आई। अभी मैं ऑब्जर्वर बना था खुद, तो यही बोला था मैंने, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू द ऑब्जर्वर्स आई। देखो ऑब्जर्वर की आई के साथ की बात हो गई, पहला वो जो मैंने खुद ने बोला था, एंड लाइन ज्वाइनिंग द आई टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देख लो, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनना, ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट if the object is at a higher level than the eye। आपकी आंख से हाई लेवल पर होना चाहिए। यही तो मैंने भी बोला था कि लाइन जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल वाली आपकी आईज के रेस्पेक्ट में, और जब आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट को देखना और आपकी आईज के बीच की जो इमेजिनरी लाइन है और ये वाली जो लाइन, इन दोनों के बीच के एंगल की बात हो रही है ना। मगर यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी आई से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इसने यही बोला, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू द ऑब्जर्वर्स आई एंड लाइन ज्वाइनिंग द आई टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ हायर लेवल देन द आई, ठीक है। अब सुनना आगे की बात, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन OX इज ड्रॉन थ्रू O। देखो मान लो ये O ऑब्जर्वर है जो यहां पर खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ठीक है। यहां से ये इसकी आईज है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, जो ऑब्जर्वर होता है ना, उसकी हाइट को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं क्वेश्चन में, जब तक कि क्वेश्चन खुद उसको मेंशन ना करे। अगर वो खुद बोल देता है कि भाई ऑब्जर्वर की हाइट इतनी है, तब तो आपको फिर लेना ही है। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है ना, तो आपको ऑब्जर्वर की हाइट को हमेशा नेगलेक्ट मान के चलना है कि ऑब्जर्वर की कोई हाइट है ही नहीं, ठीक है। हम डायरेक्ट ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ग्राउंड से ही जो भी होगा वो ग्राउंड से ही होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर की बात ये होती है। चलो, तो ये एक O पॉइंट है, यहां आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब इसकी आईज के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसे हमने OX नाम दे दिया है ना, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे OX, ठीक है। अब कुछ हाइट के ऊपर ये P एक पॉइंट है, ठीक है, कुछ हाइट पर ये P एक पॉइंट है। तो हमने हमारी आईज से, ये ऑब्जर्वर ने अपनी आईज को ऐसे शिफ्ट किया, थोड़ा ऐसे देखते देखते ऐसे देखा उसने, तो उसकी आईज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। हिंदी में कहें तो देखने की रेखा, है ना, देखने की रेखा हिंदी में कहें तो ये O और P लाइन ऑफ साइट हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो अगर आपको ये एंगल्स पता नहीं लगेंगे ना, तो फिर मतलब चैप्टर में यही चीजें है ना। हालांकि आगे जाके एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि वो Z बनाते हैं, Z का मतलब ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ये जो OX है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहोगे, बस ये याद रखना, और OP जो है ये लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है। तो देखो यहां लिखा हुआ एंगल XOP इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन और द एल्टीट्यूड ऑफ P एज सीन फ्रॉम O। तो ये जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है ना बच्चों, इसी एंगल को आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब एलिवेशन आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखना क्या कह रहा है, सेम काम, इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि वहां पर आपने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट था वो आपकी आईज लेवल से हाई लेवल पर था। आपकी आंखों की जितनी हाइट है, ऑब्जर्वर जहां है उसकी हाइट से ऊपर होता था, है ना। अब यहां क्या होगा कि आप खुद तो रहोगे ऊपर, और जो पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है वो रहेगा नीचे। लेट्स सपोज आप किसी टावर पर खड़े हो, आप किसी छत की बिल्डिंग पे टॉप फ्लोर पे खड़े हो, टेरेस पे खड़े हो, बिल्कुल ठीक है। अब वहां से आपने नीचे रोड पे, सड़क पे कोई ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है। तो पहले तो आप जहां खड़े हुए हो आपके आईज का हॉरिजॉन्टल लेवल होगा एक, ठीक है। तो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल होगी, जैसे यहां पर थी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, वो होगी। उसके बाद आप यहां से शिफ्ट करोगे अपनी आईज को नीचे ऑब्जेक्ट देखने के लिए, तो एक लाइन ऑफ साइट उस ऑब्जेक्ट और आपकी आई के बीच में बनेगी। इमेजनरी है सारी बातें, है ना। तो आपकी आईज और नीचे जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में एक लाइन ऑफ साइट बन रही है, ठीक है। तो वो लाइन और साथ में आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है,
मतलब उसका जस्ट अपोजिट है एलिवेशन का, बस ये मान लो। उसमें आप ऊपर देखते थे, इसमें आपको नीचे देखना है, फर्क कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू द ऑब्जर्वर्स आई and the line joining the eye to any object is called the angle of depression of the object if the object is at a lower level than the eye। वहां पर हायर लेवल था, यहां पर लोअर लेवल है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ठीक है ना, हायर लेवल लोअर लेवल, ठीक है। सेम काम यहां पर वही, ये ओ ऑब्जर्वर है, ये ओ एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये नीचे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर की आईज से नीचे होना चाहिए ऑब्जेक्ट जिसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर के बीच की जो लाइन है ये होती है लाइन ऑफ साइट, जिसे वो देख रहा है, ठीक है। तो वो लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो एंगल बनाएगी वही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ईजी है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। और सबसे अच्छी बात बताए क्या, दोनों एंगल फाइनली एक ही हो जाते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, कहीं से कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों चीजें सेम होती है फाइनली, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में। तो अब आपको ये दोनों एंगल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये चैप्टर पूरा इन दोनों एंगल्स पे ही बेस्ड है। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइट कैलकुलेट कर रहे होंगे, कभी टावर की, कभी लेडर की लेंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे, कभी ट्री की हाइट कैलकुलेट कर रहे होंगे, है ना, कभी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट या दो सेम ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे होंगे, है ना। कभी एरोप्लेन के क्वेश्चन आएंगे कि एरोप्लेन में कोई बैठा है, नीचे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कभी ट्री की हाइट पूछ लेता है, कभी रिवर के दो डिफरेंट दोनों तरफ के बैंक्स के बीच का, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, वो हम सारे के सारे यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे से स्लोली आपको चीजें समझाएंगे। अब सीधा सीधा बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस की, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली क्वेश्चंस ही हैं और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो मतलब चैप्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है। एलिवेशन डिप्रेशन कोई आपसे पूछ नहीं रहा वहां एग्जाम में कि कौन सा एंगल क्या है, क्वेश्चन ही आएंगे वहां तो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ही करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आंसर करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Two pillars of equal height are on either side of a road which is 100 meter wide. The angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars. ठीक है। Find the position of the point between the pillars. Also find the height of each pillar. देखो भाई क्या कह रहा है। तो आपको ना बच्चों एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो ये क्वेश्चन मतलब इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है अगर आपने डायग्राम बना लिया। लेकिन अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। समझे मेरी बात, डायग्राम बने बिना सॉल्व नहीं हो सकता, ये याद रखना। डायग्राम बनेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो देखो टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ अ रोड। ठीक है, रोड है, रोड के दोनों साइड पर पिलर है। ठीक है, मैं फोटो बनाता हूं, देख लो कैसा बनेगा। देखना बच्चों, ये रोड बना रहा हूं मैं, ये मैंने बनाया है यहां पर रोड, ये रोड है और इक्वल हाइट के पिलर्स हैं। ये देखो, ये यहां पर भी और एक पिलर ये यहां पर है मान लो। ठीक है, हाइट मान लो इसकी h, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी h। ठीक है, इक्वल हाइट है दोनों पिलर्स की और रोड के आइदर साइड मतलब दोनों किनारों पे है। ठीक है, ये हो गए पिलर, हाइट आर दोनों। ठीक है, विच इज 100 मीटर वाइड। ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 100 मीटर है, ये 100 मीटर। हाँ बच्चों, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। तो ये मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि भाई ये डिस्टेंस 100 मीटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई। क्लियर है बात, आगे पढ़ो। कहां गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 and 30 एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। ये जो दोनों पिलर है इनके बीच में कोई एक पॉइंट है ना। लेट्स सपोज मैंने मान लिया कि ये यहां पर कोई पॉइंट पी है, ये है पॉइंट पी। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट पी है, तो ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 and 30। ये लो, मान लिया कि ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री एंगल बना रहे भाई यहां पे। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया।
अब बच्चों ये डायग्राम रफ डायग्राम होता है तो दिल से मत ले लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये एक तो बना रहा है 60 डिग्री और ये एक बना रहा है 30 डिग्री। मैंने डायग्राम बनाने को बोला तो तुम लोग वहां पता लगे पेन पेंसिल स्केल रूलर डी लेकर ओरिजिनल डायग्राम बनाने लगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। रफ डायग्राम बनाना होता है, बस आइडिया लगना चाहिए आपको। तो ये है क्वेश्चन का डायग्राम। क्या कहा क्वेश्चन ने, देखो बहुत, अगर आपने डायग्राम बना लिया ना तो पूरा काम ही हो गया आपका। फिर तो बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री आपको यूज करनी है, जो कोई भी कर लेगा, है ना। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, ये देखो h हाइट के 2 पिलर मैंने लगा लिए, ठीक है। आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30। देखो ऑब्वियसली टॉप पॉइंट ये है, इसका टॉप पॉइंट ये, यहां पी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये इसका और ये इसके साथ, दोनों के साथ एंगल बना रही है। आगे बढ़ो, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। तो पॉइंट्स के बीच में मतलब किस पिलर से कितनी दूरी पर वो है, ठीक है। तो आप एक तो आपको ये निकालनी है और ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो आपको हाइट यानी कि एच भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो ये यहां पर हमेशा याद रखिए 90 डिग्री के एंगल बनते हैं ये, क्योंकि ये अब कोई भी चीज अगर बन रही है यहां पर हॉरिजॉन्टल से तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर ही तो होगी, है ना। हाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम तो एक साइड पर बना हुआ है पूरा पूरा, हमें तो क्वेश्चन देखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब एक चीज देखो, उसने ये पोजीशन पूछी है ना, पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या करो, एक्स मान लो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इस पी पॉइंट से लेकर के ये यहां तक के जो डिस्टेंस है ये तो एक्स है, एक्स मीटर। तो ये ऑटोमेटिकली ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 100 माइनस एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस तो है एक्स मीटर, है ना। और दूसरी डिस्टेंस जो है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, बस बहुत ध्यान से समझना। ये देखो ये मैंने बना दी दूसरी डिस्टेंस 100 माइनस एक्स। देखो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि ये डिस्टेंस एक्स मान ली मैंने और ये डिस्टेंस मैंने मान ली 100 माइनस एक्स। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखते जाओ, यहां पर आपके पास h4 हाइट है, ठीक है, और ये आपके पास बेस भी है, यहां पर भी आपके पास हाइट भी है और बेस भी है। अब आपके दिमाग में ना, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार हाइट और बेस को यूज करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यूज में लें। तो देखो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, मान लो अगर ये एंगल है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, तो भैया tan थीटा में आता है मेरे ख्याल से, है ना। तो हमें पता लग जाएगा यहां से कि यार tan थीटा मैं यहां लगा सकता हूं। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 60 डिग्री आपको गिवन है, तो यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व होता है। tan 60 इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, हाइट अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मान लो h, मान लो, क्या मानना ही है, और बेस है 100 माइनस एक्स, ये लो, ठीक है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अब tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, याद करोगे टेबल वेबल, है ना। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना उतनी अच्छी है, वैल्यू सारी लर्न हो जाएंगी। तो tan 60 होता है √3, तो यहां पर आप सीधा सीधा लिख पाओगे √3, ये लिखा है √3, और इक्वल टू में वही h अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। देखो tan 60 की जगह √3 आ गया और ये h अपॉन 100 माइनस एक्स आ गया। यहां से अगर आपको h की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगी h की वैल्यू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिंपली, है ना। तो ये √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 माइनस एक्स, ये लो, ठीक है। h की वैल्यू आ गई आपके पास, h इज इक्वल टू √3 100 माइनस एक्स, ठीक है। सारा खेल बहुत इजी हो रहा है अभी तक का, तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपने इस ट्रायंगल में बात करी, आप चाहो तो इसे नाम भी दे सकते थे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये A, ये B और ये P, है ना, A B और ये C D, ये लो, ठीक है। तो ये वाली जो आपने बात करी थी ये कौन से ट्रायंगल में करी थी, यहां ऊपर मेंशन कर सकते थे हम चाहते तो, अभी नीचे कर देते हैं। इन ट्रायंगल ABP, ABP, ये हमने ट्रायंगल ABP की बात करी थी ये, ठीक है। ऐसे ही हम एक और ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल एक और है हमारा, क्या है, ट्रायंगल CDP, इसको कह देंगे हम ट्रायंगल। इन ट्रायंगल
CDP, ये लो। अब हम ट्रायंगल CDP की बात कर रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। इस ट्रायंगल में देखो एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, और आपके पास वही हाइट है और वही बेस है, तो फिर से वही दिमाग लगाओ, क्या फॉर्मूला क्या होगा, वही tan 30 डिग्री की वैल्यू अब आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हम यहां पर tan 30 डिग्री लिखेंगे। देखो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है, ठीक है। और यहां से हम डायग्राम में क्या लिखेंगे, h/x, तो यहां पर लिख दो h और ये अपॉन में x आ गया, ठीक है, h/x आ गया। और tan 30 की वैल्यू भी पुट कर दो 1/√3, तो ये लो h/x आ गया समझ। यहां से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये देखो h√3 और इक्वल टू में x, और h की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगी x/√3, ठीक है। यहां पर ये इक्वेशन 1 थी मान लो, और ये थी इक्वेशन हमारी 2। देखो ये इक्वेशन 1 से h की वैल्यू ये निकली और दूसरी इक्वेशन में h की वैल्यू ये निकली, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल होनी चाहिए ना, क्यों, क्योंकि फाइनली दोनों h की वैल्यूज है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट रिलेशन लिख सकता हूं ना दोनों के बीच का, √3 100 माइनस x, √3 100 माइनस x जो है वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा x/√3, यही होगा। समझ में आ गया आपको इतना, तो ये तो बहुत इजी है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 तो 3 होता है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस x और इक्वल टू में भी x। अब देखो तो ये 300 माइनस 3x इक्वल टू x, ठीक है। अभी क्या होगा 300 इक्वल टू ये 3x जाएगा तो उधर 4x बन जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 300/4, डिवाइड करो, देखो कितने बार डिवाइड होगा ये 75 टाइम, डिवाइड करके देख लो भाई 30 कितनी बार होता है, 7 टाइम में 28 आता है बच्चों, है ना, 2 रिमाइंडर आएगा 20 हो जाएगा और 5, तो ये हो जाएगा 75। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 75 मीटर। देखो मतलब हमारा जो डायग्राम था इसमें ये x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 75 मीटर, है ना। x तो जो है वो कितना निकल कर आएगा 75 मीटर, और तो ऑटोमेटिकली जो 100 माइनस x है, 100 माइनस x वो कितना निकल के आ जाएगा 25, ये आ गई 25 निकल के। क्लियर हुई क्या बात, ठीक है, ये निकल के आ गई 25, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा x 75 और x माइनस 100 25, यानी कि ये P पॉइंट जो है ये इस B पॉइंट से 25 मीटर और D पॉइंट से 75 मीटर दूर है। अच्छा इसने एक और चीज पूछी थी हमसे, पिलर की हाइट, तो पिलर की हाइट अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, h इज इक्वल टू x/√3 था, x/√3, तो देखो वो कैसे निकालोगे आप, h इक्वल टू x/√3, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास, √75 है सॉरी, और ये √3, ठीक है। इसको कैसे करो, थोड़ा सा रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करना चाहते हो तो ये ऊपर भी √3 और नीचे भी √3, है ना बच्चों, ये √3 और ये नीचे भी √3, ठीक है। अब √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये 75 जो है ये कैंसिल हो जाएगा 3 से कितनी बार 25 बार, 25√3 आपका हाइट आ जाएगा मीटर में, है ना। तो 25√3 तो आपकी आ गई हाइट, यानी कि टावर की हाइट आ गई कितनी 25√3, और बेस आपको पता लग गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है बात, ये फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत स्लोली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो सलाखें करके एक सीरियल आता है, मतलब न्यूज चैनल पे आता है, एबीपी न्यूज पे आता है शायद, वो सलाखें उसमें आता है
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, याद है आपको? याद तो होगा, मेरे को भी याद है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो। अ कैप्टन ऑफ एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 meters sights two ships as shown in the figure. If the angle of depressions are 60 and 30, find the distance between the ship. देखो भैया, ये यहां पर एरोप्लेन का पॉइंट है, यूं मान लो आप, वो पायलट यहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि एक तो पहली तो वो कि वो जो हमारी जो धरती है, धरती माता अर्थ है ना, हमारी जो सरफेस है उससे 1000 मीटर की हाइट पर है। पहली बात तो ये हो गई है ना, 1000 मीटर वो हाइट पर है। तो वहां से उसने देखा एक शिप इधर है और एक शिप इधर है, ठीक है। दोनों तरफ अलग अलग उसने शिप देखे। ये यहां से देखो, कहां गया कहां गया कहां गया, एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है उसकी 1000 मीटर है, क्लियर है। यहां पर एक शिप देखा उसने, यहां पर एक शिप देखा, और उन शिप्स का जो है एंगल ऑफ, अब देखना यहां पर उसने क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल जो है वो यहां पर से वो देख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एंगल तो यही बनेंगे, याद है ना, एंगल तो यही बनना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्वर के नीचे है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो यहां एक 60 डिग्री बन रहा है और एक 30 डिग्री बन रहा है। मगर 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 याद रखना बच्चों, हम ये जो इसके पैरेलल जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो वो देखो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं, जेड की शेप में बनते हैं, बचपन में पढ़ा होगा ना, जेड की शेप में जो एंगल बनते हैं उनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 और ये 30 है तो ये भी 30। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन सेम हो जाते हैं जब क्वेश्चंस करने लगते हैं, ठीक है। तो वो सेम हो गए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन रहा है मगर ये एलिवेशन 60 बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे कह दो। समझ में आ गई आपको बात? चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये x मीटर दिया है उसने, यहां पर से इस पॉइंट से, ये फर्स्ट जो शिप है ये x मीटर के डिस्टेंस पर है यहाँ b से, और ये y मीटर के डिस्टेंस पर है ना। बहुत इजी डायग्राम भी उसने खुद बना करके दिया है, आपको तो बस क्वेश्चन सॉल्व करके क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। एंड 60, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये x मीटर है और ये y मीटर है, तो मतलब आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है, दोनों को सम करना है, वही आपका आंसर होगा। सही बात है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल कहना चाहता हूं। देखिए पहले आप बात करो इन ट्राइंगल ए बी पी, देखो मैं वही बात कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी पी, है ना, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी। देखो यहां पर ये 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री के जस्ट अपोजिट में क्या होगा, याद रखो एंगल के अपोजिट में कोई परपेंडिकुलर 1000 और बेस x मीटर, तो फिर से tan थीटा लगाएंगे, तो tan 60, है ना। सारा काम वही जो अभी अभी हमने क्वेश्चन में किया था, सेम पैटर्न पे होते हैं लगभग लगभग क्वेश्चन यहां पर है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 अपॉन x, 1000 अपॉन x हो गया। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 या रूट 3 क्या होती है, तो 30 डिग्री की होती है 1 अपॉन रूट 3, 60 की होती है रूट 3, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 और 1000x, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों, द x इज इक्वल टू 1000 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर, है ना। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1000 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। अच्छा यहां से y की बात जरा करें, y की बात करें, तो y की बात जब करोगे बच्चों तो y भी वही निकलेगा भाई, tan 30, पहले तो tan 30 लगेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू 1000 अपॉन y। चलो मैं यहीं पर आपको लगा के दिखा देता हूं tan 30 भी, है ना। ये लगाया मैंने tan 30, ये डिग्री आप लगाना है जरूर। tan 30 क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन y, tan 30 हो जाएगा 1000 अपॉन y, ठीक है। ये अगर एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ओके। tan 30 होता है 1 बाय रूट 3, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन y। अब यहां से अगर आपको y निकालना है तो देखो y क्या निकलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1000 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1000 रूट 3, ठीक है। तो आपके पास देखा जाए तो हाइट क्या आ गई, बस x प्लस वाई तो आपकी हाइट है, तो आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया, तो देखो हाइट और
बीच का डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस वाई होगा, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस x प्लस वाई, तो x तो कितना आया 1000 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस 1000 अंडर रूट 3। इसके नीचे कोई बेस नहीं है, 1 तो है, 1 तो वो क्या कहते हैं ना, भगवान का क्या है कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये इंसानों के लिए है ना, कि दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैथ्स की दुनिया का रूल थोड़ा अलग है, जिसका मैथ्स की दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ना। देखो आप अपॉन में इसके तो अपॉन में रूट 3 था, इसके कोई नहीं था तो इसने 1 को मान लिया, है ना। ऐसे कोई किसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो वो चाहे तो 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है, है ना, समझ लो। पावर किसी की कुछ नहीं होती तो 1 पावर हो जाती है ना। तो 1 यूं मान लो कि अनाथ नहीं रहने देगा किसी भी नंबर को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बस अब तो इनको सिंपल ऐड करना है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो ये रूट 3 और 1 का एलसीएम तो लो जरा, क्या होगा भाई, रूट 3 का एलसीएम और 1 का एलसीएम लोगे तो रूट 3 ही आएगा, ठीक है। रूट 3 और 1 का एलसीएम आ गया, ये रूट 3 ने रूट 3 को उड़ा दिया, क्या बचा सिर्फ 1000 प्लस 1 को रूट 3 से डिवाइड किया रूट 3 वहां मल्टीप्लाई होगा, याद रखो। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 3 इंटू 1000 3000, है ना। देखो बन गया ना, रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 3 इंटू 1000 इज 3000। देखो बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से, बहुत इजी है। 1 ने डिवाइड किया रूट 3 को, रूट 3 वहां मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 और 3 इंटू 1000 1000 और 3000 टोटल ये हो गया। आगे बढ़ो, तो ये 4000 हो गया, तो बहुत इजी हो गया, और ये अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है, मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 3 बचेगा, वो 4000 जो है वो प्रॉपर कटेगा तो नहीं, है ना, तो पॉइंट्स में कोई वैल्यू आएंगी, या फिर आप यहाँ रूट 3 की वैल्यू 1.732 पुट करके जो निकालो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप यहां भी छोड़ोगे तो बस रैशनलाइज कर दो, बात खत्म। अगर एमसीक्यू में आता है लेट्स सपोज, तो फिर वहां तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि क्या ऑप्शन है, फिर आपको उसी अकॉर्डिंग अपने आंसर्स की फॉर्म डालनी पड़ेगी। अगर पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट्स में बताना पड़ेगा, वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और तो कुछ नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, समझ में आई बात। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत आसानी से सॉल्व हुआ, दिमाग बस थोड़ा सा लगाना होता है एंगल एलिवेशन डिप्रेशन के टाइम पर, है ना, और ट्रायंगल में कैसे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी, मतलब नंबर कमाऊ चैप्टर है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, समझ में आ गया होगा आपको ये भी, है ना। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ो। देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन बिटवीन अ रिवर 1000 मीटर्स वाइड, मतलब जो रिवर है उसकी हमारे को चौड़ाई दे देखी कितनी है, मतलब उसके जो बैंक है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, ठीक है। अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द आइसलैंड, P and Q are points directly opposite each other on the two banks, ठीक है, and in line with the tree, ठीक है। If the angles of elevation of the top of the tree from P and Q are 30, 45 respectively, find the height of the tree। समझ में आई बात। देखो कैसे बनेगा, पहले दैट डायग्राम, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो भी आप इसे कहो, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन सही बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। डायग्राम गलत बना तो क्वेश्चन गलत सॉल्व होगा, समझेगे बात को, समझ गए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड बिटवीन द रिवर 100 मीटर वाइड, तो भैया ये मैं यहां पर रिवर बना रहा हूं, रिवर नहीं बना रहा हूं, बस उसके जो ये 100 मीटर, ये देखो ये 100 मीटर है, ठीक है, ये 100 मीटर वाइड उसने बोला है, यहां पर 100 मीटर, ठीक है। और क्या बोला है उसने, बीच में एक आइसलैंड वगैरह, ठीक है, वो तो एक टॉल ट्री है वहां पर, मान लो ये ट्री यहां पर बना दिया मैंने, ये ट्री है बच्चों, ठीक है। और दोनों तरफ उसके जो बैंक पे P और Q दो डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, ये P पॉइंट, ये रहा P पॉइंट, और ये यहां पर मान लिया मैंने Q पॉइंट, ये Q पॉइंट है, ठीक है। नाम दे दूं इसे मैं अगर, तो ये A और ये B, ये यहां 90 डिग्री बनाएगा, है ना। इस तरह का ये डायग्राम आपको नजर आना चाहिए। देखो अब एक बार लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन की और मैच करता हूं कि मेरा डायग्राम करेक्ट है या नहीं, ठीक है।
देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन बिटवीन अ रिवर 100 मीटर वाइड, ये 100 मीटर पी और क्यू दोनों बैंक पर पॉइंट है। अ टॉल ट्री स्टैंड्स ऑन द हाई आइसलैंड, ये टॉल ट्री है, इसकी हाइट ना मैं एच मान रहा हूं ट्री की, ठीक है भाई। P एंड Q आर पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट है, तो देखो P और Q एकदम स्ट्रेट एक दूसरे के डायरेक्टली अपोजिट हो गए, है ना, ऑन द टू बैंक्स, ठीक है, एंड इन लाइन विद द ट्री, और ट्री के साथ लाइन में भी है, तो वो हमने यहां पर बिल्कुल ध्यान रखा है उस चीज का। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम P एंड Q आर 30 डिग्री, तो देखो यहां पर एक पक्षी बैठा है, ऐसे मान लो, वो अर्जुन ने जिस पक्षी के ऊपर तीर चलाया था ना, बचपन में कहानी सुनी थी ना आपने, वो टीचर पूछते हैं उससे, आचार्य द्रोण पूछते हैं कि हे अर्जुन बताओ तुम्हें क्या नजर आता है, तो उसने कहा था कि मुझे तो बस पक्षी की आंख ही नजर आ रही है और कुछ नहीं दिख रहा, है ना, तो वो पक्षी यहां बैठा है और उसकी आंख की बात हो रही है यहां पर, ये मान लो तुम, ठीक है, तो वो एलिवेशन एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल बनाया उसने पहले 30 डिग्री का बना लिया, ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया भैया, ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं ये 30 एंगल पे नहीं, तू तो 45 डिग्री के एंगल पे बना, तो फिर उसने कहा ठीक है गुरुजी, तो उसने शिफ्ट कर लिया और ये यहां पर 45 डिग्री, दो एंगल से शूट करना है मतलब, ठीक है, एक 30 डिग्री एक 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ गई होगी तुम्हें सारी। तो ये 30 डिग्री ये 45 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है जरा वो देख लो, है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इसने तो भैया ट्री की हाइट पूछी हमसे और कुछ नहीं पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है ना, द एंगल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें तो एच कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल तो बच्चों 100 है, तो एक को आप x मान लो तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 100 माइनस एक्स, या आपने x मानी अगर तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है, ये वाला हिस्सा x मान लिया तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहां पर तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये डायग्राम का काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। देखो इसमें tan थीटा लगाओ तो tan 30 इज इक्वल टू बच्चों आएगा h अपॉन एक्स, h अपॉन एक्स, tan 30 क्या होता है 1 अपॉन रूट 3, तो ये h अपॉन एक्स जो है ये हो जाएगा, यहां से आप किसी भी चीज की वैल्यू निकालो, जैसे x की वैल्यू निकाली आपने तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी h रूट 3, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई यहां से h रूट 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आपने लगाया था ट्रायंगल ABP में, अब ट्रायंगल ABQ की बात करेंगे हम, ठीक है, ट्रायंगल ABQ में देखना, यहां पर लगाता हूं मैं tan 45 इक्वल टू, अब देखो tan 45 डिग्री है तो वही हाइट क्या है, यानी कि यहां पर परपेंडिकुलर h और बेस कितना 100 माइनस एक्स, तो h अपॉन 100 माइनस एक्स आ जाएगा, h अपॉन 100 माइनस एक्स, क्लियर है बात, यहां तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब tan 45 1 होता है बच्चों, याद रखना tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये डिग्री है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये h आ गया, और 100 इक्वल टू x प्लस h, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन 2 कह दो, ये लो 100 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जरा देखो, x इज इक्वल टू एच रूट 3, है ना, तो यहां पर आप क्या करो x की जगह पर h रूट 3 पुट कर दो, है ना, तो देखो क्या होगा 100 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है h अंडर रूट 3 और प्लस h, यही करोगे, x की वैल्यू h रूट 3 यहां पुट कर दी, x की जगह h रूट 3। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा 100 इक्वल टू h कॉमन, तो रूट 3 और प्लस 1, यानी कि h इज इक्वल टू 100 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा आप रैशनलाइज कर सकते हो, कर लो, रैशनलाइज कर लो भैया, तो देखो क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है, तो h इज इक्वल टू 100 रूट 3 माइनस 1, अभी तो एज इट इज लिखो, नीचे देखो a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो नीचे आ जाएगा 2, और ये 2 इसे 50 टाइम्स कट करता है, तो h इज इक्वल टू 50 अंडर रूट
3 - 1 मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, √3 की वैल्यू पुट करोगे, 1.732 उसमें से -1 करोगे तो 0.732 इक्वल टू 50 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये भी आपको मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of their top are 30 and 60. Find the position of the point and also the height of the pole. बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे वैसे ही क्वेश्चन है सब, है ना। देखो ये वही रोड की बात हुई, ये वही दो इक्वल हाइट के पोल्स की बात हुई, है ना। कोई पॉइंट है P, 30 और 60, ठीक है। ये एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट ये यहां मान लो, ठीक है बच्चों। पॉइंट्स के नाम इसने कुछ दिए नहीं तो हम हमारे अकॉर्डिंग मान लेते हैं। मान लो ये P है, ये A B है, ये C और D है। ये तो 90-90 बनेंगे, पता ही है आप लोगों को, है ना। एंगल्स कितने दिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, ये तो बना 30 डिग्री और ये यहां पर जो है ये बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रही बात। हालांकि एक चीज आपको देखनी चाहिए कि आपका जो पॉइंट है उससे दूर है के पास है, उस हिसाब से एंगल का चेंज हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा रफ डायग्राम है, इसलिए मैं किधर भी बनाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्लियर है बात। आप चाहो 60 को इधर बना दो, 30 को इधर बना दो, उससे कोई हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप 30 उधर बनाओ, 60 इधर बनाओ, या 60 उधर बनाओ, 30 उधर बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बहुत कॉमन सी बातें होती हैं। आप अपने जो आपका पॉइंट है, जहां से आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के नियरर जाते जाओगे तो आपका एंगल बड़ा होगा और दूर जाओगे तो छोटा होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की। हम तो कहां गया, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द पोल। तो पोजीशन P पॉइंट से उधर दोनों तरफ की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है और हाइट भी फाइंड करनी है हमारे को, ठीक है। चलो बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। देखिएगा वही यहां पर लगाएंगे पहले 10 30। अच्छा ये दोनों सेम हाइट है ना, इनको H मान लो, ये H और ये H। इसने बोला है ना इक्वल हाइट्स, बच्चों देखो खुद नहीं तो बोला इक्वल हाइट्स, और दोनों के दोनों एक दूसरे से 80 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये 80 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्वियसली x मान लिया, तो इससे मैं 80 - x बोलूंगा, ठीक है ना। यानी कि BP x है तो PD कितनी हो जाएगी, 80 - x। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। वही 10 30 लगाओ, 10 30 डिग्री इक्वल टू H/x, H/x हो गया, H/x हो गया। सॉल्व कर लो, वही 1/√3 और H/x। तो दोनों ही चीजें निकालनी है, किसी को भी कुछ भी मान लो आप यहां से। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगी H/√3, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, H/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 60 लगाओ दूसरे ट्राइंगल में, 10 60 इक्वल टू हो जाएगा भैया H/80 - x, है ना भाई। H/80 - x ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या करो, 10 60 की वैल्यू होती है √3, लगा दो H/80 - x। अब मल्टीप्लाई कर लो यहां से, तो देखो क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू √3 और 80 - x, ठीक है। यहां से भी आप चाहते तो H की वैल्यू निकाल सकते थे, तो H क्या हो जाता यहां से, x/√3, ठीक है। ये H की वैल्यू और ये H की वैल्यू, दोनों वैल्यूज को इक्वल किया जा सकता है ना। H इज इक्वल टू x/√3 और H इज इक्वल टू ये वैल्यू, दोनों को इक्वल पुट करो तो देखो x/√3, x/√3 जो है उसे इक्वल करेंगे हम किसके, √3 80 - x के, है ना बच्चों। बहुत ध्यान से देखना, √3 80 - x के, देखो
यही किया ना, एक बार और चेक कर लूं, √380 माइनस एक्स, ठीक है। ये कर दिया हमने, दोनों हाइट थी क्योंकि वो भी हाइट थी वो भी हाइट थी, दोनों हाइट इक्वल होनी चाहिए। अच्छा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 380 माइनस x इज इक्वल टू 8 3 24 माइनस 3x को शिफ्ट करोगे 4x इक्वल टू 240, बचपन में ऐसे पढ़ाते थे, 240 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू वॉट। फिर तुम कहते थे अच्छा मेरे को तो नहीं आता, फिर पिटाई होती थी तुम्हारी। हाँ याद करो, ये कितनी बार, 6 बार, तो ये 60 मीटर। देखो x कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। यानी कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट था ये 60 मीटर, ये तो निकल कर आ जाएगा, है ना। ये वाला जो पॉइंट था ये कितना निकल के आएगा, 20 मीटर। देखो अब आप ऐसा मत सोच लेना कि सर आपका तो डायग्राम में पीडी तो छोटा है जो 20 आ रहा है और बीपी तो छोटा सा है जो 60, और ये इतना बड़ा है उसके बाद भी 20 है ना। तो मैं फिर बताया कि एंगल्स ये 60 उधर था, ये 30 इधर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के आंसर पे, आपको बस बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसको रब करके 60 इधर और यहां पर 30 बना लेते तो ये चेंज हो जाता, ठीक है। या फिर आप ऐसा कैसे रखोगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर लोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्लियर है बात। डायग्राम यहां रफ बन रहे हैं, कोई फेयर डायग्राम नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम बस ऐसा बन जाए कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहे हम, ओके। तो एक्स हमारे पास आ गई 20, सॉरी ये आ गई 60, ये आ गई 20। अब उसने हाइट भी पूछी थी तो कहीं से भी हाइट निकाल लो, जैसे h इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3 लिखा हुआ है ना, तो मैं यहीं से निकालता हूं, h इज इक्वल टू एक्स अपॉन √3, ठीक है, यही है। तो हाइट निकालनी ना मेरे को, तो x कितना है मेरा 60, पुट कर देंगे। तो ये देखो h की जगह पर सॉरी x की जगह पर 60 रख देंगे, तो हाइट 60 अपॉन √3, ये इक्वल टू के साइन में क्या गड़बड़ हो रहा है यार, z बन जाता है, ध्यान रखना पड़ेगा। चलो 60 √3। अब इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जा सकता है ना, थोड़ा सा रैशनलाइज किया जा सकता है, तो √3 अपॉन √3। तो देखो नीचे √3 और √3, चलो पूरा बताता हूं आपको, h इक्वल टू 60 √3 अपॉन 3, 3 से ये डिवाइड होता है 20, तो h आ जाएगा बच्चों 20 √3 मीटर। हाइट h कितना आ गया 20 √3 मीटर। क्लियर हुई बात, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। यहां पर तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, आपने पहले भी देख लिया है ना। क्या हो रहा था इस क्वेश्चन में, बस डायग्राम मेन चीज है बच्चों, है ना, डायग्राम मेन चीज है बच्चों। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने अभी तक आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन सब क्वेश्चंस में ऑब्जर्वर की हाइट नहीं है, मतलब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हमारा ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं, कोई हाइट नहीं है, ठीक है। जब तक कि वो अलग से क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे तब तक आपको कुछ करना भी नहीं है हाइट के बारे में, ऑब्जर्वर की हाइट के बारे में, है ना। अगर वो क्वेश्चन में स्पेशली कुछ मेंशन करे तब आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो इससे पहले हमने जो भी चारों क्वेश्चंस किए हैं, ये हमारा शायद फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ देखो यहां पर भी हमने डायरेक्ट पॉइंट से बात करी, ऑब्जर्वर की हाइट वगैरह की बात नहीं करी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने किया उसमें उसने ऑब्जर्वर खुद दिया हुआ था, है ना, तो उसमें भी हमने उसके हाइट की बात नहीं करी। थर्ड क्वेश्चन में भी यही हुआ था, वहां भी कोई बात नहीं हुई, और ये फोर्थ क्वेश्चन में भी देख लो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें ऑब्जर्वर की हाइट मैटर करेगी, वो बोले क्वेश्चन में बोला जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उससे पहले आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं अब तक के, ये तो सब समझ में अच्छे से आ गए होंगे, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, ये सॉल्व हो गए, समझ में भी आ गए। ये एक क्वेश्चन है इजी सा, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अब देखो ऑब्जर्वर की भी हाइट दी हुई है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू हिज आई। देखो बहुत ध्यान से, ये आपका एक ऑब्जर्वर है, और सरफेस बनाता हूं पहले, तो ये आपकी सरफेस है, ठीक है। यहां पर ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है बच्चे, और ये आपका यहाँ टावर है।
टावर तो ऑब्वियसली बड़ा ही होता है। टावर की हाइट भी दे दी 30 मीटर, ये टावर की हाइट दे दी 30 मीटर, और ये ऑब्जर्वर जो है इसकी खुद की हाइट है 1.5 मीटर। देखो ऑब्जर्वर की खुद की हाइट तो 1.5 मीटर है, टावर की हाइट 30 मीटर है, और ये टावर से ऑब्जर्वर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर है, ये 28.5 मीटर है। तो उसने क्या बोला है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज हाइट। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। तो देखना बच्चों क्या करना है, आपकी हाइट जो यहाँ है तो उसकी आंख भी तो यही होगी यार, ऑब्जर्वर की आईज तो होगी यहाँ पर। तो यहाँ से वो जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो कैसा दिखेगा, उसे ऐसा दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके पैरेलल ये एक इस तरह से लाइन ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से एक पैरेलल लाइन ले ली जाती है तो वो ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा बस। अब ये 28.5 तो ये अभी भी 28.5 ही रहेगा, ठीक है, ये भी कितना ही रहेगा 28.5 मीटर, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अब जरा देखना भाई, ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर ही होगी, लेकिन ये जो इसके ऊपर की डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 30 में से माइनस हो जाएगा कितना 1.5, तो कितना बचेगा, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी रह जाएगी 28.5 मीटर रह जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां की जो है ये तो 1.5 है। ये देखो समझ में आया आपको, ये ब्रेकअप जो मैंने किया है 30 है तो ये 28.5 और ये 1.5, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए बात, तभी पिक्चर बनेगी, ठीक है। अब देखो आपके पास ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, अब ट्राइंगल ए, ये बी, ये सी था, ये डी और ये ई था, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब मैं यहां से ट्राइंगल ए, बी और सी की बात कर रहा हूं, ठीक है, ट्राइंगल ए, बी और सी की बात कर रहा हूं, तो उसने यही एंगल पूछा है आपसे, देखो ना, कहां गया कहां गया कहां गया, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज आई, तो उसकी आंख से टावर की हाइट का, ठीक है। तो देखो ये आपके पास 28.5 मीटर है और ये भी 28.5 मीटर है, तो यानी कि हाइट भी है और बेस भी है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों, तो tan थीटा लगता है हमेशा, तो इस एंगल को आप मान लो थीटा, ठीक है, ये थीटा। तो बच्चों tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर फॉर P लिख रहा हूं और बेस का मतलब है B लिख रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 28.5 और बेस भी कितना है बच्चों 28.5 ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे वन टाइम, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 आया। और आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा 1 कहां होता है, tan 45 डिग्री पर, tan 1 कहां होता है tan 45 पर, तो tan से tan यहां से कंपेयर करोगे तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, कितना निकल के आ गया 45 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना थीटा, ये कितना आएगा प्यारे बच्चों 45 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियर है बात, इसमें तो मैं नहीं मानता कि कोई दिक्कत आएगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस जब कभी भी ऑब्जर्वर की आई की बात हो जाए ना, उसकी हाइट की बात हो जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है कि भाई लेनी है कि नहीं लेनी है, क्लियर है पिक्चर। तो ये था आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको आज का चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कीप वॉचिंग मोशन फाउंडेशन चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ जानना है पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।